Okay, hello everyone. Am I audible? Yes, okay. ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक सिंपल पेंडुलम तक किए थे। और मैंने तुम लोग को बोला था वो सारे फॉर्मूला एक बार डिराइव करके देखना। किसी ने ट्राई किया? कोई भी, जैसे हम लोग 6 केस देखे थे ना। कोई भी एक केस बताओ जो मैं डिराइव कर दूं, जो दिक्कत होगा। फिफ्थ वन, ओके। कार्ड वाला फिफ्थ वन क्या था? कार्ड वाला था। यस। ओके, ठीक है। तो ऐसा था कि वो एक्सलेट कर रहा है, राइट? एक कार था और वो एक्सलेट कर रहा था। मुझे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल सिंपल पेंडुलम इसमें लगा हुआ है ऐसा, और इसका टाइम पीरियड बताना था। तो सबसे पहले तो जैसे ही ये कार एक्सलेट करेगा तो क्या होगा? इस बॉब पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा। तो ये बॉब यहाँ नहीं रहने वाला है, ये बॉब कहीं यहाँ रहेगा, थीटा एंगल पर। और इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, और एक फोर्स लग रहा होगा ma। तो एट इक्विलिब्रियम थीटा क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू a by g, tan इनवर्स ऑफ k। एक्सिलरेटिंग का, तो एट इक्विलिब्रियम इस पे फोर्स, दो तीन फोर्स लग रहा होगा। एक होगा टेंशन, तो t cos थीटा इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इक्वल टू ma। तो रेशियो ले लो फर्स्ट और सेकंड का। तो tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, जैसे कि वो वाला कंडीशन देखो, जब हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकल पोजीशन में रखा था, उससे रिलेट करो। ये नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम इससे नीचे हुआ था, और ये एक्सट्रीम हुआ था। तो ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम पोजीशन जैसा बिहेव किया था। तो इस केस में भी सेम ऐसा ही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इसके ऊपर डेविएट करेगा, मैक्सिमा कहीं इधर होगा, मिनिमा कहीं इधर होगा। राइट, कोई दिक्कत? ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन किए हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो जो फिफ्थ केस था लास्ट क्लास में सिंपल पेंडुलम का, जो फिफ्थ केस था, दैट इज कि अगर कार एक्सलेट कर रहा है विद एन एक्सलेशन ए, तो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो हमने लिखा था 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। राइट, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। डन, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट आता है। अब ये जो डेविएट करेगा, मतलब जो एसएचएम करेगा, उसका मेन पोजीशन ये ब्लैक वाला लाइन है, और वो दो ग्रीन वाला लाइन जो होगा वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो सोचो, मैंने मैंने हल्का सा डेविएट किया इसको फाइव एंगल से, तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा? एक इधर की ओर mg लग रहा होगा, एक इधर की ओर ma लग रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट पे बैठ जाओ तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? कुछ लिख सकते हैं क्या?
तो मैं थोड़ा और बड़ा फिगर बनाता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। mg, 1 मिनट खुशी, ये ऐसा था। अभी देखो अभी क्या हो रहा होगा। अभी अगर मेरा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, इस थीटा एंगल पर अगर मेरा इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है, और mg का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा और ma का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma cos थीटा, राइट। है ना कोई दिक्कत? ओके अब यहाँ पर जो मेरा नेट फोर्स लग रहा है, मतलब अगर मैं नेट फोर्स का बात करूं, तो नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी को टेंशन बैलेंस कर रहा है। दिस नेट फोर्स इज m टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इधर टेंशन लग रहा है mg, और ma का रिजल्टेंट को मैं f लिखा हूँ, तो f इज m टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, अब मैंने इसको हल्का सा एंगल और डेविएट किया, तो मैं फिगर बना रहा हूँ। ये ऐसा था, ये इक्विलिब्रियम था, मैंने इसको और हल्का सा एंगल डिफ्लेक्ट किया, बहुत छोटा सा एंगल फाइव। तो इस पर एक mg फोर्स इधर लग रहा होगा और ma फोर्स इधर लग रहा होगा, राइट। तो तुम अगर रीस्टोरिंग टॉर्क का बात करो इस पॉइंट में बैठ के, तो ये क्या होगा, mg के कारण जो mg के कारण जो टॉर्क है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इज थीटा प्लस फाइव। तो mg के कारण टॉर्क, mg के कारण या फिर mg का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, दैट इज mg साइन थीटा प्लस फाइव, और ma का ये एंगल होगा थीटा प्लस फाइव। तो ma का जो इधर वाला होगा, दैट इज ma cos थीटा प्लस फाइव, राइट। यस नो, यस ओके। तो अब इस पॉइंट में बैठ के टॉर्क लिखो क्या आ रहा है। टॉर्क जो होगा, दैट इज mg साइन थीटा प्लस फाइव इंटू एल माइनस ma cos थीटा प्लस फाइव इंटू एल, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अगेन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं फाइव इज वेरी स्मॉल, फाइव इज वेरी स्मॉल। जो हम लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो काफी छोटा एंगल है। तो फाइव अगर काफी छोटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, um, हमारे पास क्या आया था इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, mg sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा, ठीक है। इसको ओपन करो, ये बन जाएगा mg l, नहीं, m l g sin थीटा प्लस फाइव sin थीटा cos फाइव प्लस प्लस sin फाइव cos थीटा माइनस a cos थीटा प्लस फाइव cos थीटा
cos phi minus sin theta sin phi. कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अगर थीटा फाई बहुत स्मॉल है, फाई इज वेरी स्मॉल, दिस implies sin phi is approximately equal to phi and cos phi is approximately equal to 1. Cos 0 is approximately equal to 1. तो यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगा? ये cos phi को तो 1 लिख दो तो ये टर्म ही खत्म हो गया। या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, ये नोट कर लो। Then this quantity is equals to I alpha. अच्छा, अब देखो क्या क्या टर्म हो गया। एम एल, ये जो पहला वाला टर्म है दैट इज जी साइन थीटा को तो वही रहने दिया, कॉस फाई को 1 पुट किया, तो जी साइन थीटा कॉस फाई को 1 पुट कर दिया, साइन फाई को 5 पुट कर दो तो 5 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस ए कॉस फाई को 1 पुट कर दो, कॉस थीटा रहने दो, कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। अगेन इसको ओपन, एम एल जी साइन थीटा प्लस 5g cos थीटा माइनस a cos थीटा प्लस 5a sin थीटा। ये दोनों टर्म इक्वल है क्या? जी साइन थीटा और a cos थीटा। यहाँ पर हमारे पास है जी साइन थीटा इक्वल टू a cos थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बन गया एम एल जी cos थीटा प्लस a sin थीटा टाइम्स ऑफ फाई इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा ये देखो ये क्या है, जी cos थीटा प्लस a sin फाई, a sin थीटा, इस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जी इधर लग रहा था, ए इधर लग रहा था, तो और ये एंगल मेरा थीटा था इक्विलिब्रियम पे, तो तुमसे इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, तुमसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा, तो रिजल्ट तुमको पता है। तो जी cos थीटा प्लस a sin थीटा दैट इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यस और नो? ये लिखा, जी cos, ये वाला टर्म आया जी cos थीटा प्लस a sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यस सर। बेसिकली ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही है, जी cos थीटा प्लस a sin थीटा, और अगर दो एंगल 90 डिग्री पे होता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और आई को हम लोग लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, एल एल कैंसिल आउट हो गया, अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई, तो ओमेगा स्क्वायर ये मिल गया, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई अंडर रूट, एक एल कहीं छूट गया, हाँ ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट, ये एल एक नीचे आएगा ये वाला, तो एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इसका प्रूफ तुमसे नहीं पूछेगा, बस तुमको रिजल्ट याद रखना है।
रेस टू 1/2। हाँ तो अंडर रूट डाल दिया ना, तो फर्क क्या पड़ता है रंजन? अच्छा वहां पे, हाँ यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, हाँ। हो जाएगा तो बताना। डन। ओके, पेपर में सब कुछ को अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेटेज है। सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और एसएचएम मिला के अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे। बाकी सब कुछ पीछे वाला थोड़ा थोड़ा 20-25 क्वेश्चन होंगे ये तीनों चैप्टर मिला के। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, फिर उस पे वापस से एसएचएम में आते हैं। जैसे कि बुआयंसी, तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता है बुआयंसी के बारे में। एक्चुअली इसका यूज करना है इसलिए मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। ये हम लोग का एक चैप्टर में है बुआयंसी पढ़ना। तो बुआयंट फोर्स कितना होता है? जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग पानी में डालते हैं या किसी भी लिक्विड में डालते हैं, तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है ऊपर की तरफ? एनीवन? buoyant force is equals to weight of volume displaced weight, okay सही है। buoyant force equal to weight of liquid displaced। जैसे कि मान लो ये वाले केस में मैंने ये एक स्फेयर रखा, उसमें तो इतना पानी ये डिस्प्लेस किया। ठीक है, इतना ये ग्रीन वाले इतना पानी उसने डिस्प्लेस किया। तो लेट से इस वॉल्यूम को मैं वी एस मानता हूँ। वी एस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। और इसको इसका टोटल वॉल्यूम को मैं वीटी मानता हूँ। वीटी इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। इसका डेंसिटी मैं मान रहा हूँ रो सब्सटेंस, इसका डेंसिटी मैं मान रहा हूँ रो लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड। तो इस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, buoyant फोर्स, एंड buoyant फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दैट इज वी एस। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? अगर वॉल्यूम वी एस है तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? इंटू रो एल या इंटू रो एस? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू रो एल। अब क्या बोल रहे थे वो टोटल वॉल्यूम में लैग कर रही है। हाँ मैंने वाला कि टोटल वॉल्यूम वीटी माना, और द वॉल्यूम जो बॉयंट फोर्स होता है ना, वो होता है इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसके बराबर। तो जैसे इस केस में इसमें फिगर में बनाया हो, वहां पर बस वो ग्रीन वाला वॉल्यूम उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। इसमें बोला में लिक्विड है तो उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, नहीं तो वहां पे भी लिक्विड रहता, राइट? यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज वी एस। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मिल गया, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास विल बी वॉल्यूम, और किसका मास? लिक्विड का। तो इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नॉट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और अगर मास मिल गया तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? इनटू जी। इसका एप्लीकेशन करना है अभी हमें।
हाँ जी इफेक्टिव ठीक है, इंटू जी इफेक्टिव कर लो, ज्यादा बेटर है कि अगर एक्सलेट कर रहा होगा तो उसके हिसाब से देख लेना। और ये अपथ्रस्ट होता है, buoyancy is an upthrust फोर्स। अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ। डन। 1 मिनट। ओके क्वेश्चन करो। मतलब क्वेश्चन क्या, एक थ्योरी टाइप का है, बट एज ए क्वेश्चन उसको तुमने करके देखो, ट्राई करो। हेडिंग में दो, सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड। सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड। इसमें एक लिक्विड है और यहाँ पर मैंने एक सिंपल पेंडुलम ऐसे टांग दिया। इसका डेंसिटी रो एल, इसका डेंसिटी रो एस, और इसका वॉल्यूम वी। वॉल्यूम वी, डेंसिटी। तो बताना टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। डायरेक्टली जी इफेक्टिव कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। और प्रूफ करना चाहते हो प्रूफ भी कर सकते हो।
जल्दी, डायरेक्ट आंसर लिख दो, राइट आंसर क्या आएगा? फिर सॉल्व करना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, ओके। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक mg लग रहा होगा और एक बुआयंसी लग रहा होगा। बुआयंसी क्या होगा? v इंटू रो एल इंटू जी। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव इज mg माइनस v इंटू रो एल इंटू जी बाई m। और मुझे m क्या पता है? वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉप पता है, डेंसिटी ऑफ वॉप पता है। तो m मुझे पता है, v रो एस माइनस v रो एल जी बाई v रो एस जी बाई v रो एस। तो v कैंसिल आउट हो गया, v कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन रो एस। बस मुझे जी इफेक्टिव पुट करना है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करें या हो जाएगा? प्रूफ, ओके। ठीक है, ये पहले नोट कर लो, फिर मैं प्रूफ करता हूँ। हो जाएगा तो बताना। फिर इसको प्रूफ करते हैं। देखो क्या क्या बन रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा टर्न कराऊं, थीटा एंगल घुमाया, तो यहाँ पर एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे, दैट इज v इंटू रो एस इंटू जी। और यहाँ पर एक बुआयंसी फोर्स लग रहा होगा, दैट इज v इंटू रो एल इंटू जी। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क का बात करूँ इस पॉइंट से, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा होगा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट दैट इज v रो एस जी साइन थीटा, और फिर इस v रो एल जी का कंपोनेंट, ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट v रो एल जी साइन थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट v रो एल जी साइन थीटा। तो टॉर्क जो होगा दैट इज v रो एस जी साइन थीटा इंटू एल माइनस v रो एल जी साइन थीटा इंटू एल, दैट इज v जी एल, v जी एल कॉमन ले लो, तो रो एस माइनस रो एल इंटू साइन थीटा। एंड अगर थीटा छोटा है तो रो एस माइनस रो एल इंटू थीटा। एंड टॉर्क इक्वल टू आई, आई इज एम एल स्क्वायर, तो आई इज एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। और m को अगेन पुट कर दो, तो v जी एल रो एस माइनस रो एल, m को पुट कर दो तो v इंटू रो एस, ये m हो गया, तो एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से एक l कैंसिल आउट हुआ, एक v कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा आ गया मेरे पास। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट
L rho s upon rho s minus rho l into g. फाइन खुशी. ओके. हाँ निरंजन, ये नोट कर लो फिर प्रीवियस के दिखा. डन. And understand that equation alpha equal to omega square phi in previous proof. Previous proof. ओके जस्ट अ मिनट खुशी. हाँ ये वाला पेज हो गया सबका. ओके निरंजन, इस पेज में जो नोट करना है नोट कर लो. ओके निरंजन. यस. हाँ खुशी कहाँ पे? अह, यहाँ पे. यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, ये देखो ना ये बन रहा है ना. यहाँ तक समझ में आया था, इस वाले स्टेप तक, इस वाले स्टेप तक. खुशी अनम्यूट कर दो ना. तो ए स्क्वायर वाला जो है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, वहां तक समझा. अच्छा, तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना. ये एल जो है, एक एल बचा है यहाँ पे, तो इस एल को नीचे ले आओ. ठीक है, ये खत्म हो चुका है. तो अब अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है. तो ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इट. तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा. तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई दिस क्वांटिटी. ओके ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग दो, टोरिसोनल पेंडुलम. टोरिसोनल पेंडुलम, ये सबने अपने लाइफ में एक ना एक बार किया ही है ऐसा कुछ काम. मैं आई थिंक बोर्ड वाले लेक्चर के टाइम भी बताया था. जैसे तुम लोग एक पॉली बैग में सामान रख लो. लेट्स से एक पॉली बैग है, तुम घर के लिए सामान लेने गए. तुमने आलू लेके आए, इसमें आलू रखा हुआ है. तो तुम लोग इसको ऐसे फिंगर पे रोटेट किए ही होगे, इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये वापस इधर घूमता है. हाँ या ना? एक तरफ घुमा दिया बहुत सारा तो वापस दूसरी साइड घूमता है. ऐसा काम किया हो? यस सर. या सबने ही किया होगा. हाँ तो यही चीज है हमारा बेसिकली एक टोरिसोनल पेंडुलम, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं. तो जो मैं फिजिक्स में जो फिगर यूज करूंगा वो ये नहीं यूज करूंगा. ऐसा कुछ मान लो
एक धागा है, वो एक डिस्क के सेंटर पे अटैच कर दिया, एक धागे को डिस्क के सेंटर पे अटैच कर दिया। अब इस डिस्क को लेट से मैंने कुछ एंगल घुमा दिया थीटा, तो क्या हो गया, वो धागा भी ट्विस्ट हो गया होगा। अगर धागा काफी थिक होगा तो तुमको ज्यादा दिखेगा, वो धागा भी क्या होगा, हल्का ट्विस्ट हो गया होगा, मैंने इसको इधर घुमाया तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो मेरा डिस्क क्या होगा, वापस इधर घूमेगा, राइट। तो ये भी एक काइंड ऑफ ऐसा चम होगा, अगर हम लोग थीटा काफी छोटा रखें तो इसको हम लोग बोलते हैं टोरिसोनल पेंडुलम। तो यहाँ पर रोटेशन का फील आ रहा है तो हम लोग टॉर्क का यूज करेंगे। सो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू जो हम लोग एंगल घुमाए, और यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को के लेते हैं, के इंटू थीटा, और के को हम लोग बोलते हैं टोरिसोनल कांस्टेंट। इस पे तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब बस इतना सा ही एग्जिस्ट करता है इसमें, टोरिसोनल कांस्टेंट। तो टॉर्क को अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस के बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ थीटा, और कंपेयर कर दो इसको अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। देन तो इसमें आइदर टाइम पीरियड दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, के निकालना हो, या फिर के आई दिया हो, पी निकालना हो, बस इतना क्वेश्चन पूछेगा। ओके, नेक्स्ट है लो कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, इसमें पहला टॉपिक फिजिकल पेंडुलम, या फिर फिजिकल पेंडुलम, एक मिनट, फिजिकल पेंडुलम में बेसिकली हम देखते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार जो हम लोग जो रियल लाइफ में बात करेंगे तो सिंपल पेंडुलम कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक हो गया, मतलब आइडियलिस्टिक हो गया, कि जो वो जो रॉड है उस वो मासलेस है, ऐसा कभी होता नहीं, उसमें थोड़ा ना थोड़ा मास होगा ही होगा। तो फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम का बात कर रहे हैं। ये किसी भी शेप का हो सकता है, तो मैं एक आर्बिट्रेरी शेप के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, और वो सारे शेप के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके खुशी, एक दो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है टोरिशनल पे, मैं बता दूंगा इसके बाद। तो लेट्स से मैं एक रैंडम साइज शेप का पेंडुलम ले लिया, पता नहीं किसी भी शेप का है, इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, और लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर जब इक्विलिब्रियम होगा तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हिंज वाले लाइन में लाई करेगा, यस और नो, एट इक्विलिब्रियम। कोई लॉजिक, क्यों? सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकल लाइन में लाई करेगा जहां पर हमने हिंज किया है उससे, क्यों? आई इज मिनिमम नहीं, क्योंकि मान लो थोड़ी देर के लिए लेट से यहाँ है,
सेंटर ऑफ मास। तो mg यहाँ लग रहा है, तो इस पॉइंट के बाद देखो टॉर्क है mg का, तो mg का टॉर्क है तो क्लियरली ये इधर मूव कर जाएगा। इस पॉइंट के लिए देखो तो mg इसको राइट साइड मूव करा देगा। तो हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा हिंज से जो लाइन पास कर रहा होगा उसके वर्टिकल पे इक्विलिब्रियम में आएगा। राइट, फील आया? क्योंकि mg उसको घुमा देगा, टाइम क्या देगा mg का करंट टॉर्क जो आएगा वो टाइम। नहीं समझा? ओके। हाँ नहीं देखो, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, लेट्स से कहीं पे भी जो उस लाइन पे नहीं है, तो, तो इस पॉइंट के सर अबाउट वो देखो हिंज सेंटर के ऑफ अबाउट। मास और जो हिंज है वो पैरेलल है क्या? हाँ हमेशा ये जो होगा ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा इस रेड लाइन पे लाई करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, रेड डॉटेड पे लाई करेगा। क्योंकि लेट्स एज्यूम कि सेंटर ऑफ मास वो ब्लैक वाला पॉइंट है, तो क्या होगा हिंज के अबाउट देखो, तो mg का टॉर्क क्रिएट होगा क्या? और यस। mg के कारण टॉर्क क्रिएट होगा तो क्या करेगा, mg इधर घुमाना चाहता है तो ये ऑब्जेक्ट इधर घूम जाएगा। तब तक घूमेगा जब तक सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मान लो सेंटर ऑफ मास इधर लाई कर गया तो mg इसको इधर घुमाएगा। राइट? यस। तो हमेशा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इक्विलिब्रियम में इस पे ही लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। ओके नेक्स्ट। अब इसको मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया। लेट्स से मैंने ये सेंटर ऑफ मास था, इसको मैंने थीटा एंगल घुमा दिया। एंड लेट्स से हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस एल है, तो ये भी डिस्टेंस मेरा एल होगा। तो यहाँ पर इसका मास m है, तो इस पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा। सो अबाउट हिंज टॉर्क जो होगा दैट विल बी mg इंटू एल इंटू साइन थीटा। यस नो? mg का इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, इसके कारण कोई टॉर्क होगा नहीं, mg cos थीटा वाले कंपोनेंट के कारण। और mg sin थीटा वाले के कारण टॉर्क mg sin थीटा इंटू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, जो भी हो। तो अल्फा जो होगा दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज माइनस mgl by I for small theta sin theta is approximately theta। तो अल्फा बन गया मेरा माइनस mgl, या फिर डायरेक्टली मैं ओमेगा लिख देता हूँ। ओमेगा बन गया मेरा अंडर रूट mgl बाई I। और इसको मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट वेट, ओमेगा बन गया अंडर रूट mgl बाई I, और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट mgl अपॉन I को मैं लिख सकता हूँ I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ml स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर L क्या है? L is distance between hinge and center of mass। Hinge and center of mass।
डन। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन वन। मैं ओमेगा फाइंड करने के लिए बोलता हूँ। ओमेगा अगर फाइंड हो गया फिर टाइम पीरियड तो फाइंड हो ही जाएगा। तो लेट्स से एक रॉड है ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, यहाँ से L/4 पे हिंज कर दिया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ आई जब लिखे है ना, तो ये आई अबाउट हिंज भी कर सकते हो इसको। ये फॉर्मूला में mgl/I/hinge। 2√G/L। ओके, कैंसिल है 2√G/L। 2√G/L। G/L कैसे है? खुशी ओमेगा बताइयो का टाइम पीरियड बताइयो। ओमेगा, ओके। तो ये आंसर है ओमेगा इक्वल टू 2√G/L।
तो क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, दिस डिस्टेंस विल अगेन बी L/4। तो एम जी ओमेगा जो था दैट वाज अंडर रूट mg इंटू एल। एल क्या था? एल was distance between hinge and center of mass, so that is mg into L/4 divided by moment of inertia about him, so ml square by 12 plus ml square by 16 root 12 g by 7l। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? m तो कैंसिल आउट हो गया, एक l भी कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया g/4 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 48, तो ये बन जाएगा 4 + 3 7l/48। तो ऊपर ले जाओ तो अंडर रूट 4 से काटो तो 12g/7l। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट। तो एक बार कैलकुलेशन चेक करना। और अगर तुमको फॉर्मूला नहीं भी आता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रूफ कर सकते हो। ओके खुशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डन, ये वाला किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा ही फाइंड करो, टाइम पीरियड तो फिर निकल ही जाएगा। जैसे मान लो ऐसा सिस्टम है, ये एक रॉड है ऑफ मास m लेंथ l, ये भी एक मास m लेंथ l, ये इसका सेंटर पे हम लोग ज्वाइन किए हैं ऐसे, और इस सिस्टम को यहाँ पे हिंज कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है इस टाइप से। तो बताना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऐसे इस टाइप से रोटेट कर लेगा ना, ऐसा घूम सकता है। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन या फिर फाइंड ओमेगा।
आया। √3g/68L 68 4 से करो। मेरे पास कुछ अलग आंसर है। मेरे पास जो आंसर है दैट इज 6/6 इंटू 12/4 इंटू 17। मेरे पास ये वाला आंसर है रंजन, ऐसा कुछ 72/68। सॉल्व करें या वेट करें? सॉल्व हो रहा है। अच्छा, हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस कितना है? सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? कितने लोग सेंटर ऑफ मास नहीं देवांगी? 3L/4 सही है। 3L/4 है ना? अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत है या डायरेक्टली ज्योमेट्री से आ जाएगा? डायरेक्टली ज्योमेट्री से आ जाएगा। इसका सेंटर यहाँ है, ऊपर वाले डॉट का। राइट आ जाएगा, ये L/2 पे है। और इसका सेंटर यहाँ है। और क्लियरली दोनों का मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में लाई करना है। मतलब ये डिस्टेंस L/4 होना है, L/2 का आधा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? ये 3L/4। अब फॉर्मूला पुट करो, ओमेगा इक्वल टू √mgl। m की जगह मैं क्या यूज करूंगा? 2m, क्योंकि टोटल मास 2m है, इंटू g इंटू डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास L/4 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज विल बी इसका इस एक्सिस के अबाउट ml² 12। अच्छा हाँ। हाँ, ये 3L/4। इसका मतलब मैं ऊपर वाले रॉड जो वर्टिकल रॉड है उसके लिए लिखूं तो ml² 12 प्लस ml²/4। और जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसके लिए लिखूं तो ml²/12 प्लस ml²। तो ये पूरा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज में। तो सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ये तो नीचे बन जाएगा 12, 1+3+1+12। और ऊपर है मेरे पास, अब क्या था, 1+3+1+12, 13 4 17 बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा अंडर रूट, इससे 2 का ऐसा कर दो तो 3mgl/2, 3mgl/2 अपॉन अपॉन 17 ml²/12। तो ये बन गया अंडर रूट, कैंसिल, एल कैंसिल, एल कैंसिल। तो ये बन गया 12 3 36, 18g/17L। Can you use a direct L formula? डायरेक्ट आई हिंज फॉर्मूला, हाँ कर सकते हो। अरे यहाँ पर मैंने आई हिंज ले लिया,
या फिर पहले तुम सेंटर ऑफ मास पे पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर वहां से शिफ्ट करो, तो उससे अच्छा है ना कुछ ही डायरेक्टली मैं आई हिंज यूज कर लूं, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा ना। नहीं तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर वहां से वहां शिफ्ट करो, बहुत मेहनत पड़ेगा, राइट। नहीं रश्मि, आज वाला नहीं आएगा, आज के पहले तक। वैसे आज वाला भी इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ खुशी, डिनोमिनेटर में देखो क्या हुआ। हाँ, सबसे पहले मैं इस ब्लैक वाले डॉट का लिखा अबाउट हिंज, तो ml² / 12 प्लस ml² / 4। यस। नेक्स्ट मैं इस वाले डॉट का लिखा, तो इसके सेंटर के अबाउट मुझे पता है ml² / 12 परपेंडिकुलर, तो ये सेंटर के अबाउट हो गया, प्लस शिफ्ट मुझे एल से करना है, तो प्लस ml², तो ml² / 12 प्लस ml²। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करना क्योंकि एक थोड़ा सा थ्योरी बचा है। एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, जैसे इस पॉइंट पे हिंज कर दिया, सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। अब इसको हल्का सा रोटेट किया, इस एक्सिस के अबाउट नहीं, ऐसा मतलब परपेंडिकुलर वाले ऐसा हिंज किया है ताकि ये इधर घूम सकता है, मतलब यहाँ पे हिंज किया है ना, तो इस लाइन के अबाउट थीटा एंगल घूम सकता है, ऐसा ऐसा घूम जाए, तो ये इधर रोटेट कर दिया इस टाइप से। तो बताना है कि ओमेगा क्या होगा। अंडर रूट, एक आंसर आया √2g/3r, सही है। √2g/, ठीक है ठीक है। तो क्या पुट करेंगे, mg × r/2 / डिस्क है अगर, तो mr²/2 प्लस mr/2 का स्क्वायर, तो mr²/4, तो ये बन जाएगा m गेट्स कैंसिल्ड, mr कैंसिल,
तो ये बनेगा g इंटू आर बाई टू अपॉन 2 + 1 3r/4। तो ये बन गया 2, दैट इज अंडर रूट 2g/3r। देन नेक्स्ट हेडिंग दो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। बस इतना तक ही तुमसे क्वेश्चन पूछता है, इसके आगे एसएचएम में तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे सुपरपोजिशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल। और डैम्ड ऑसिलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो डैम्ड ऑसिलेशन वाला पार्ट छोड़ देना, वो हम लोग कभी देख लेंगे थोड़ा सा। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। केस वन, अगर मान लो दो एसएचएम कर रहा है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में कर रहा है, व्हेन देयर इज टू, या फिर ऐसा लिख लो, व्हेन बोथ द एसएचएम हैव, यस खुशी, जेई में भी नहीं है। So when both have same omega and moving along the same direction and have same mean position, तो बेसिकली अगर दो एसएचएम हो रहा है, दोनों का मीन पोजीशन भी सेम है, दोनों का ओमेगा भी सेम है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स अगर मतलब दोनों में बस फेज डिफरेंस है, जस्ट देयर इज फेज डिफरेंस, जस्ट देयर इज फेज डिफरेंस, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि पहला इक्वेशन होगा y इज टू a sin ओमेगा t, और दूसरा इक्वेशन को लिख सकता हूँ a sin ओमेगा t प्लस 5, या फिर एक काम करो a1 a2 कर देते हैं, एम्पलीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, ये मुझे याद है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5 होता है। तो जैसे ये a1 का है फेजर और ये a2 का फेजर है, a2 का फेजर जो है वो 5 एंगल आगे है, 5 एंगल आगे है, तो मुझे पता है रिजल्टेंट इधर होता है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है। ये वेक्टर्स में हमने पढ़ा था। राइट, और हमें ये भी पता है tan थीटा इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा मान लो, तो tan थीटा इक्वल टू a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। ये याद है ना सबको, या प्रूफ करना है? पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किए थे, याद है? हाँ, प्रूफ करने की जरूरत है या नहीं है ये पता है, ये फॉर्मूला। ओके,
tan theta equal to ठीक है। तो अगर दो एसएचएम होगा, दोनों सेम लाइन में फ्लो कर रहा है, दोनों सेम लाइन में जा रहा है विद द सेम मीन पोजीशन, तो कुछ ऐसा होगा, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट केस सेकंड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, तो इस वीक तक वो भी खत्म हो जाएगा। केस सेकंड, पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद वेव्स। दोनों वेव्स कर लेंगे क्योंकि वो एसएचएम जैसा ही है, एसएचएम बिल्कुल सेम है वेव्स। व्हेन सेम ओमेगा, सेम मीन पोजीशन, same mean position but are moving in perpendicular direction। तो बेसिकली दो एसएचएम है, उन दोनों का ओमेगा सेम है, मीन पोजीशन सेम है और मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक को मैं बोल सकता हूँ कि एक्स में ऑसिलेट कर रहा है A1 साइन ओमेगा टी, और एक को मैं बोल सकता हूँ कि वाई में ऑसिलेट कर रहा है, और लेट्स से उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी है फाई का। तो मैं कंडीशन लेता हूँ, लेट्स से फाई इक्वल टू 0 डिग्री, पहला केस। फाई अगर 0 हुआ तो एक्स आ गया A1 साइन ओमेगा टी, वाई आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई A1 इक्वल टू वाई बाई A2, और एक्स बाई A1 इक्वल टू वाई बाई A2 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को। तो जो मेरा पार्टिकल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, दो एसएचएम का इक्विवेलेंट, वो एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे मूव करेगा इफेक्टिवली। और ये चैप्टर ना हम लोग का हर जगह यूज होगा एसएचएम का। 12th में भी बहुत जगह तुम लोग देखोगे कि पूछेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में, फ्लूइड्स में, सब जगह में सेम काम करना है। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स लिखेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स करेंगे, सेम काम। डन। स्ट्रेट लाइन नहीं समझा। ये इक्वेशन होता है ना, इसको कन्वर्ट करो तो A2x इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ A1। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, y इक्वल टू mx के फॉर्मेट का, यस सर। इसलिए वो स्ट्रेट लाइन। तो ओके ये कुछ पार्टिकल जो होगा वो ऐसा कुछ मूव करेगा इस स्ट्रेट लाइन पे। केस 2b, केस 2b, अभी क्या था, फाई हम लोग 0 लिए थे ना। केस 2b, फाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 90, 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, A2 कॉस ओमेगा टी।
तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वाई बाई ए, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन? देवांगी, कल परसों डिस्कस हुआ था ये, एलिप्स, यस। तो ये एक इलिप्स में तो पार्टिकल जो होगा वो मेरा एक इलिप्स में घूमेगा। ये लेंथ होगा a1 और ये लेंथ होगा a2। ये होगा a2। अच्छा खुशी, तुमने वो बोला था ना ट्रेडिशनल वाला एक क्वेश्चन करने को, okay, उसके बाद करते हैं। अच्छा इसी में इफ a1 इक्वल टू a2 भी हो जाए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए मान लिया। तो ये क्या हो गया, किस चीज का इक्वेशन है? सर्कल। तो अगर a1 a2 इक्वल हो गया तो एक सर्कल में घूमेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमारे पास एक डिस्क है, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा यार इससे। देखो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सोचने दो। चलो जब तक ये करो तब तक मैं कुछ डिफिकल्ट सोचता हूँ। एक डिस्क है ऑफ मास 10 kg, इसको हमने वायर से अटैच किया और वायर को घुमा दिया, और मुझे पता चला कि टाइम पीरियड जो है इसका 1.5 सेकेंड है, और तुमको रेडियस ऑफ डिस्क दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो बताना है टोरिशनल कांस्टेंट ऑफ द सेट क्या होगा। फाइंड द टोरिशनल कांस्टेंट ऑफ द वायर।
आ गया? टू बाई फाइव पाई स्क्वायर, 2/5 pi square is 10, तो 20/5 that is 4। मेरे पास जो आंसर दिया है व्यंजन, वो 2 दिया है, तुम्हारा 4 आ रहा है। ये होगा ना 2 pi under root I/k। मुझे बताना क्या है k। तो k बन जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 pi स्क्वायर इंटू I/k, और k बन जाएगा 4 pi स्क्वायर I/t स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया k इक्वल टू 4 pi स्क्वायर, पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं, I इज m r स्क्वायर बाई 2 अपॉन t स्क्वायर। तो आई थिंक ये 0.15, ये 1.5, ये 1.5, और ये सारे कैंसिल आउट हो गए। 10⁻⁻4 में आ रहा है। यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? 2 × 10⁻⁻4। अच्छा, k का वैल्यू क्या दिया है? कहीं पर 10⁻⁻4 छूटा है क्या अपना? I का बाई 2 भूल गया, ओके। कहीं पर 10⁻⁻4 छूटा है क्या? ये एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। नहीं ठीक है, फिर बुक ने ये 15 सेंटीमीटर को कुछ गड़बड़ किया होगा। ओके ओके ओके, मैंने गड़बड़ किया है। मैंने ऑलरेडी 10⁻0.15 लिख दिया था। ठीक है, तो ये 2 ही आ जाएगा। हाँ, कुछ एक बार चेक करो। आई एम गेटिंग 4। तुमने बाई 2 किया था, हमारा स्क्वायर बाई 2। आर को ऑलरेडी मैंने 0.15 मीटर में लिख दिया है, और दोबारा 10⁻⁻4 ले लिया था, तो फिर इसलिए वो 10⁻⁻4 एक्स्ट्रा आ रहा था। y/2 क्योंकि डिस्क है ना। अच्छा, तुमने रिंग लिया क्या? रिंग को हम लोग अटैच नहीं कर पाएंगे ना ऐसे, ये हमेशा डिस्क होगा। ठीक ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क, ये नोट कर लो पहले। होमवर्क, और साथ में तुम लोग अपना बुकलेट करते रहना, बुकलेट खत्म कर लो। टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ inertia of an object, we can use
we can use torsional pendulum method. We can use torsional pendulum method. Pendulum method. If torsional constant of the apparatus a disc suspended by the thread is 12.5 Newton meter per radian. If the empty torsional pendulum, if the empty torsional pendulum without the man has a time period of t naught equal to 2 seconds, and that with the man is t equal to 2.152 seconds. Find the moment of inertia of the man. Moment of inertia of the man. Answer is 2 kg meter square. Homework. Done? ठीक है, तो अपना ये चैप्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इजी चैप्टर है, मतलब पूरा याद करने वाला चैप्टर है काइंड ऑफ. अच्छा, तो इसका टेस्ट कब रखें? एसएचएम का, केवल एसएचएम नेक्स्ट वीक वेंसडे, क्योंकि अभी संडे तक तो इसके लिए पढ़ोगे सीए के लिए. वेंसडे थर्सडे फाइन. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट वीक वेंसडे थर्सडे या फ्राइडे, जिस भी दिन तुम लोग का फ्री रहेगा उस दिन देख के 1.5 आवर का टेस्ट एसएचएम, और उसी वीक संडे को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टेस्ट. फाइन, चलो ठीक है, बाय बाय. फिर मिलता है नेक्स्ट टाइम. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं.